Good morning and welcome to your 5 a.m. cash flow mastery. And my dear friends, the topic of today is cash flow is a skill. Master it. जब मैं बात करता हूं कैश फ्लो की, तो आज ना एक बिल्कुल डिफरेंट पर्सपेक्टिव से हम देखने वाले हैं कैश फ्लो को। किस पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि ये जो कैश फ्लो है ना, वो एक स्किल है। जस्ट लाइक एक पेंटर एक पेंटिंग बनाता है ना, तो वो स्किल है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसको मास्टर किया जा सकता है। स्किल और कैसे कैसे होते हैं। एक कुम्हार है जो मिट्टी से घड़ा बनाता है, घड़ा, राइट। तो वो एक स्किल है, उसको उसने मास्टर किया हुआ है। जस्ट लाइक ए म्यूजिशियन, जब वो संगीत बोल रहा है, गाना गा रहा है, संगीत को बजा रहा है, ये भी ना एक स्किल है। इनिशियली जब उस स्किल को मास्टर करना है तो शुरुआत कहां से करनी है? उस स्किल की प्रैक्टिस के साथ में। प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। सचिन तेंदुलकर जो है, जब उसने अपनी करियर की स्टार्ट किया, वो भी 16 साल का था। क्रिकेट बचपन से उसको खेलने का शौक था। खेलते 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 उस एरिया को उसने मास्टर कर लिया। मास्टर कर लिया जब उसको परफॉर्मेंस आया रियल वर्ल्ड के अंदर, पाकिस्तान के अगेंस्ट में जब उसने अच्छा स्कोर किया, तो मीडिया ने, कोलीग्स ने, हर किसी ने उसको इंकरेज किया। और वो इंकरेजमेंट के बाद उसने अपनी प्रैक्टिस को जारी रखा। वो सुबह 5 बजे उठ के स्टेडियम में, पड़ोस में, पार्क में, जहां भी उसको प्रैक्टिस करने का मौका था ना, उसको प्रैक्टिस करते रहे, स्किल को डेवलप किया। किसी भी स्किल को मास्टर करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो क्या हो जाता है? पहले ना हमें उसके बेसिक रूल्स पूरे तरह से पता होने चाहिए। क्या बात कर रहा हूं मैं? उस स्किल के सारे जो बेसिक रूल है, आप उसके बारे में सीखो, समझो, और फिर उसको अपनी रियल बिजनेस के अंदर, रियल लाइफ के अंदर जैसे 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 आप प्रैक्टिस आप करते चले जाओगे ना, उसको आप मास्टर करते चले जाओगे। आज मैं इसी के अराउंड आपसे चर्चा करने वाला हूं। जो आज की रिकॉर्डिंग देख रहे हैं वो पूरा एंजॉय करने वाले हैं, और जो अभी राइट नाउ मेरे साथ लाइव है, लाइव, तो आप तो ना कमाल हो। लाइक यू आर एब्सोल्युटली अमेजिंग। मैं एक्नॉलेज करता हूं आपकी कमिटमेंट को, जो कि आप अर्ली मॉर्निंग 5 AM इस जर्नी में मेरे साथ में हो। और ना ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ जर्नी कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में आए, कोई ऑब्जर्वेशन आए, कोई 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 अपना एक्सप्रेशन देना चाहो, तो चैट बॉक्स में साथ साथ एक्सप्रेशन देते जाना। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी जर्नी को। कैश फ्लो इज ए स्किल। सबसे पहला पॉइंट आप समझ लो। कैश फ्लो के ना हम बिजनेस के अंदर एक बेसिक को समझ लेते हैं। बेसिक क्या है? सबसे बड़ा बेसिक ये है कि बिजनेस चाहे आप कोई भी कर रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग में है, ट्रेडिंग में है, बिल्डर, कॉन्ट्रैक्टर, आर्किटेक्ट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सिविल कंस्ट्रक्शन, इंटीरियर डेकोरेटर, या फिर आप जिस भी बिजनेस के अंदर हो, सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर हो, आपने फ्रेंचाइज ले रखी है, आप रेस्टोरेंट चला रहे हो, एनी 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 फॉर्म ऑफ द बिजनेस, ये ना ट्रांसफर ऑफ गुड्स और सर्विस होता है। जब आप गुड्स या सर्विसेज देते हो तो उसके एक्सचेंज में आपको क्या मिल रहा है? मनी। और आपको गुड्स और सर्विसेज एक्वायर करनी है तो आप क्या दे रहे हो? मनी। सो देयर विल ऑलवेज बी दी इनफ्लो एंड आउटफ्लो। इनफ्लो आउटफ्लो रहेगा बिजनेस के अंदर ऑफ द मनी। अब पहला पॉइंट क्या है? आपके बिजनेस के अंदर ना कभी भी कभी भी कैश आउट नहीं होना चाहिए। कैश आउट यानी कि खत्म नहीं होना चाहिए। कैश फ्लो खत्म नहीं होना चाहिए। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे ना एक 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 मोटर होती है जो पानी जमीन से निकालती है। अगर वो मोटर हवा ले जाए ना उसमें से पानी बिल्कुल खत्म हो जाए, जब आप स्विच ऑन करोगे ना, तो जमीन से पानी नहीं आएगा, क्योंकि वो बिल्कुल पानी खत्म हो गया था। अब क्योंकि पाइपलाइन में पानी है, मोटर दबाते हो तो पानी और अबंडेंस के अंदर आता है। तो कभी भी बिजनेस को ना खत्म
नहीं कर देना कैश को, कैश यानी कि मनी, कैश इन हैंड और बैंक और एफडी के अंदर जो मनी आपके पास अवेलेबल है वो एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम होनी चाहिए आपके पास। सिमिलरली आपने देखा होगा कि जो नलका नहीं होता, पानी का नलका जिसको करते हो, तो पहले 2 जग उसके अंदर पानी डालते थे एंड देन जो जो उसको जितना मर्जी पानी उसमें से निकलता रहे, पानी बिल्कुल खाली, जीरो, एम्प्टी नहीं होना चाहिए। इवन टंकी का एग्जांपल ले लेते हैं, छत की टंकी के अंदर जब टंकी की सफाई की बिल्कुल खाली हो गया और पाइपलाइन हवा ले गई और उसके बाद चाहे दोबारा से आपने टंकी भर दी, लेकिन आपके टैप के अंदर पानी नहीं आता, क्योंकि आपको मैं 3 सिंपल एग्जांपल से बता रहा हूं कि आपके बिजनेस में और लाइफ में ना कैश रिजर्व, मनी का अवेलेबल होना बहुत 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 जरूरी है। ये सबसे पहला पॉइंट मैं आपको दे रहा हूं। अब आप कितना इस पॉइंट से रिलेट कर पा रहे हो, जरा देखो कितना रिलेट कर पा रहे हो। कई बार हम सप्लायर को पेमेंट करनी है, या कोई हमने मटेरियल बाय करना है, या हमने कोई प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट प्रोजेक्ट बना रहे हैं, सारा का सारा मनी आउट कर दिया। और कई बार तो ऐसा होता है कि बिजनेस के अंदर ना सैलरी देने के पैसे नहीं बचते, बिजली का बिल लेट आ गया और सेकंड पेमेंट करनी पड़ रही है। कितनी डीप मैं आपको बता रहा हूँ, कितनी डीप मैं आपको बात बता रहा हूँ कि 3 मंथ टू 9 मंथ का इमरजेंसी क्रेडिट रिजर्व के बगैर अगर हम कैश फ्लो मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं बिजनेस में या लाइफ के अंदर, तो बात बनने वाली नहीं है। कभी ना कभी वो इम्पैक्ट करेगा, कभी ना कभी वो इम्पैक्ट करेगा। वाई? बिकॉज क्योंकि जब एक चीज आपकी टाइमली नहीं होती ना, एक चीज टाइमली नहीं होती, उसका ना एक रिपल इफेक्ट होता है, कॉन्सिक्वेंशियल इम्पैक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, 3 मंथ का कैश अवेलेबल नहीं है बिजनेस के अंदर, सैलरी पे करनी है 7 तारीख को, उस दिन सैलरी आपने नहीं पे की और सैलरी आपने पार्ट्स में पे करना शुरू किया और सैलरी डिले डिले होते 15 से लेके 20 तारीख तक चली गई। अब जितने भी इम्प्लॉइज उस कंपनी के अंदर काम करते हैं, उनकी लाइफ में ना कुछ जेन्युइन प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। किसी ने दूध वाले को, ट्यूशन वाले को पेमेंट करनी थी, लेकिन वो उनकी पेमेंट डिले हो गई। किसी का इंटरनेट कनेक्शन था जो टाइम पर पेमेंट होनी होती है एम्प्लॉय के घर के ऊपर, उसका इंटरनेट का कनेक्शन चला गया, बच्चों की पढ़ाई रुक गई। किसी के यहाँ पर तो ऐसा था कि उनका कोई ईएमआई या क्रेडिट कार्ड का अमाउंट था, क्रेडिट कार्ड का एक अमाउंट था, पे होना था, वो नहीं हुआ, 200 300 500 हजार रुपए का उसको पेनल्टी का चार्जेस लग गया। किसी के यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि उसने कोई मंथली कमेटी उठा रखी हो, घर में बच्चे का कोई प्रोग्राम था, फंक्शन था, जिसके लिए उसने कमेटी उठाई और हर महीने फिक्स डेट को पेमेंट करता है, कमेटी नहीं दे पाया, प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। कहीं तो ये था कि उसने कमेटी देखी उसी बार की उठानी थी, क्योंकि मनी अवेलेबल नहीं थी, सैलरी टाइम पर नहीं आई, तो वो जा नहीं पाया, तो उसका रिपल इफेक्ट ना बहुत बड़ा हो गया। अब उस एम्प्लॉइज का मोरल डाउन है और आप अपनी कंपनी के अंदर अपनी सर्विसेज को, गुड्स को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए बोर्ड रूम के अंदर मीटिंग कर रहे हो, कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर बात कर रहे हो, सेल्स ट्रेनर मैनेजमेंट के एस्पेक्ट दे रहे हो, सिस्टम प्रोसेसेस की बात कर रहे हो कंपनी के अंदर, कुछ समझ में नहीं आ रहा उस टीम मेंबर को, क्योंकि वो तो अपने घर की पर्सनल समस्या को पहले हैंडल करने के लिए परेशान है और कंपनी की उसको अब लगने लगी है बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी बातें। क्या समझ रहे हो आप समझ रहे हो ना? आप समझ रहे हो, रिलेट कर पा रहे हो? कैश फ्लो मैनेजमेंट का रिपल इम्पैक्ट हुआ। अब क्योंकि उस समय सेल्स वालों ने बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया आपकी बातों में और ऑपरेशन वालों ने प्रोडक्ट को राइटली अवेलेबल नहीं कराया, कस्टमर केयर वालों ने भी ढंग से बात नहीं की कस्टमर से, तो आने वाली जो फ्यूचर की सेल है, फ्यूचर का रेवेन्यू है, कस्टमर है, रिलेशनशिप है, अब वो ना डाउनवर्ड स्वॉप की तरफ चला गया है और एक ऐसा लूप क्रिएट हो जाता है कंपनी के अंदर। फिर उस गैप को पूरा करने के लिए, उस गैप को पूरा करने के लिए आपने समहाउ एनी हाउ कहीं से मनी को अवेलेबल कराया। अब उस मनी का 1%, 1.5%, 2% इंटरेस्ट पड़ना शुरू हो गया और वो स्लोप और डीप होती चली गई, और डीप होती चली गई, और डीप होती चली गई। लोन, लायबिलिटी या ईएमआई, अब सैलरी से ज्यादा इंटरेस्ट और ईएमआई का अमाउंट कंपनी के अंदर खड़ा हो चुका है। आप रिलेट कर पा रहे हो?
आप रिलेट कर पा रहे हो? आपने देखा होगा आसपास के अंदर, जब बिजनेस ग्रो कर रहा है तो हमेशा ग्रो कर रहा है, और जब बिजनेस स्लोप की तरफ है तो एक या दूसरा या तीसरा रिपल इफेक्ट बढ़ता चला जाता है। क्या बोल रहा हूं मैं आपको? क्योंकि स्किलफुली सबसे पहला आप प्रिंसिपल मैनेज नहीं किया गया कैश फ्लो के अंदर। वो क्या था कि बिजनेस कभी भी कैश आउट नहीं होना चाहिए। बिजनेस के अंदर 3 से 9 महीने का इमरजेंसी क्रेडिट लाइन अवेलेबल रहनी चाहिए कि नहीं रहनी चाहिए? दैट इज समथिंग जो मैं आपको इनिशियली रिलेट करना चाह रहा था। उसके बाद पहले हम बिजनेस को ना एज ए साइंस समझते हैं, नंबर समझते हैं। देखो 2 + 2 = 4 होगा, 2 + 2 = 4 होगा, तो उसी तरीके से हर बिजनेस का अपना एक बिजनेस मॉडल है। वेरियस सेशन के अंदर मैं आपको ना अवेयर करवाता रहता हूँ बिजनेस मॉडल के रिगार्डिंग। तो अब आपको मैं ना बिजनेस मॉडल के रिगार्डिंग अवेयर कराता हूँ, और वहां पे मैथमेटिक्स देखते हैं। ये मैथमेटिक्स आपने पहले देखी हुई है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखी तो अब दोबारा देख लो, समझ लो, नए सिरे से समझ लो। भाई हमें क्या करना है कि जो आप बिजनेस कर रहे हो उसके अंदर जो भी आप रेवेन्यू जनरेट करोगे अगले आने वाले साल का, तो आपने बोला कि ठीक है मैं 10 करोड़ का जगमोहन रेवेन्यू जनरेट करूंगा, जीपी मार्जिन मेरा 20% का है, नेट प्रॉफिट मुझे 5% का तो हो ही जाता है, और कस्टमर्स को मैं सप्लाई करता हूं तो 30 डेज में मेरे कस्टमर्स मुझे पे कर देते हैं। इन्वेंट्री मुझे अच्छी खासी 90 दिनों की, 3 महीने की रखनी पड़ती है, आपको भी साइकिल ही ऐसा है, और सप्लायर को आप 15 दिनों में पेमेंट करते हो। और इस साल ना अब आपको बिजनेस एक्सपेंड करना है, और 2 करोड़ रुपए आपने बिजनेस में और इन्वेस्ट करने हैं। तो ये मैंने बिल्कुल जनरल नॉर्मल बिजनेस की कंडीशंस के बारे में बताया, इस तरह से होता है। तो एक बार के लिए जरा कैश फ्लो की पोजीशन देख ले। टॉपिक आज का कैश फ्लो है। कैश फ्लो की पोजीशन क्या है कि हमने सेल तो की है 10 करोड़ की, लेकिन कस्टमर से पैसे कितने आएंगे? 9 करोड़ 18 लाख रुपए आएंगे। क्योंकि बाकी पैसे कहाँ जाएंगे? बाकी पैसे मेरे 82 लाख रुपीज डेटर्स के अंदर होंगे। डेटर्स के अंदर क्यों होंगे? डेटर्स के अंदर इसलिए होंगे, कस्टमर ने देने हैं ना। कस्टमर 30 डेज में पेमेंट करते हैं। पूरे साल में अगर 10 करोड़ की सेल है तो 30 दिनों के बराबर की सेल, यानी कि 10 करोड़ बटा 365 इंटू 30 कितना है? वो कहां पर होगा? कस्टमर के पास पड़ा होगा। तो यहां देख लेते हैं, तो 9 करोड़ 18 लाख रुपए आपके पास आएंगे। आएंगे। सिंपल एग्जांपल लिया मैंने। अभी मैंने जीएसटी ऐड नहीं किया इसके अंदर, टीडीएस डिडक्ट नहीं किया, नॉर्मल सिंपल एग्जांपल ले रहे हैं। अब आपको जो आगे पेमेंट करनी है वो तो 11 करोड़ की करनी है। अब 11 करोड़ की क्यों करनी है? वो इसलिए करनी है क्योंकि आप जो क्रेडिटर्स हैं उसको 15 दिनों में पेमेंट कर देते हो। भाई 20% का मार्जिन है, अगर 10 करोड़ की आप रेवेन्यू कर रहे हो तो 20% मार्जिन छोड़ें तो 8 करोड़ की तो सप्लायर को पेमेंट करनी है। और खर्चे भी तो होंगे, खर्चे भी होंगे। खर्चे कितने हैं? भाई जब मेरा नेट प्रॉफिट मार्जिन मेरा कितना है? 5% है। 5% आप समझ लो। 10 करोड़ की आप सेल कर रहे हो, 8 करोड़ की पेमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि 20% मार्जिन के हिसाब से 2 करोड़ का आपका जीपी मार्जिन है। अच्छा, और आपका एनपी मार्जिन अगर 5% का है तो 10 करोड़ का 5% 50 लाख का प्रॉफिट आप कमाओगे। तो 1.5 करोड़ के क्या होंगे? खर्चे। 2 करोड़ में से 50 लाख रुपए का प्रॉफिट निकाल दिया तो 1.5 करोड़ के खर्चे होंगे। तो क्या किया आपने? अब क्रेडिटर्स को पेमेंट करनी है, क्रेडिटर्स को पेमेंट कर दो। तो यानी कि क्रेडिटर्स की पेमेंट और खर्चों को मिलाकर कितना होगा? 11 करोड़। अब 2 करोड़ का आपने सोच रखा है कि आप कैपिटल एक्सपेंशन करोगे, एसेट खरीदोगे, तो 13 करोड़ तो जाएंगे, 9 18 आएंगे, 13 जाएंगे, तो नेट कैश तो इस समय बिजनेस के अंदर -3 करोड़ 88 लाख का आ रहा है। तो 10 लाख रुपए अगर साल के शुरू में आपके पास थे तो नेगेटिव बैलेंस 3 करोड़ 78 लाख का हो जाएगा। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अरेंज करनी पड़ेगी मनी। बैंक से लोन लेना है, और कैपिटल डालनी है, टर्म लोन लेना है। मैं आपसे क्या बात करता हूं कि जो पेमेंट टर्म्स होती है ना मैथमेटिकली, सबसे पहले आपने कहा कि मैं तो जी एडवांस में ही सेल करता हूं, थोड़ी सी इन्वेंट्री मेंटेन करता हूं, और सप्लायर को 45 डेज में पेमेंट करता हूं। अभी कैपिटल एक्सपेंशन के बारे में नहीं सोच रहा। तो क्या होगा आपके बिजनेस के अंदर? 10 करोड़ की पूरी कलेक्शन आ गई कस्टमर से, 9 करोड़ का आपने पेमेंट करना है खर्चे की और सप्लायर की। वो क्यों?
क्योंकि आप जो परचेज कर रहे हो उसमें से कुछ हिस्सा अभी आपने क्रेडिटर्स को पेमेंट करनी है 1,07,00,000 रुपए की। क्यों करनी है? क्योंकि उससे आपको क्रेडिट मिल गया है 45 डेज का। तो आपके पास बिजनेस में 91 लाख रुपीस की मनी अवेलेबल है। मनी अवेलेबल है। 10 लाख शुरू में थे, 1 करोड़ आपके पास अवेलेबल है। अब आप प्लान कर लो, चलो मेरे पास 1 करोड़ अवेलेबल है तो मैं काम करता हूँ 70 लाख रुपए की एक्सपेंशन कर सकता हूँ। 70 लाख रुपए की एक्सपेंशन आप कर सकते हो। तो आपने कर दिया 70 लाख रुपए की एक्सपेंशन। तो कैश फ्लो की पोजीशन देखते हैं। कैश फ्लो बोलता है कि 70 लाख रुपए आपने कैपिटल आउटफ्लो में भी लगा दिया तो भी आपके पास नेट फ्लो पॉजिटिव है 21 लाख का, और नेट 31 लाख का है। आप ये समझ रहे हो, ये नंबर्स है। नंबर मैथमेटिकली और साइंटिफिकली, मैथमेटिकली आपस में जुड़े हुए हैं। सिंपल मैथमेटिक्स की मैंने आपके साथ में, लेकिन दिखाया क्या मैंने आपको? कैश फ्लो। अब सबसे पहले तो मुझे आप ये बताओ कि क्या आपको इस बेसिक कैश फ्लो की जानकारी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? आपको यार जुगमन, ये तो बिल्कुल ठीक बात है, ये तो पता ही होना चाहिए। भाई जब बिजनेस कर रहे हैं तो हमें ये पहले दिन से क्लैरिटी करके चलना चाहिए कि हम जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे वो कैसे करेंगे। अब इतनी छोटी सी बात है। पहली बात मैंने क्या बताई आपको? पहली बात ये बताई कि आपके बिजनेस में कभी भी कैश आउट नहीं होना चाहिए। दूसरी बात मैंने आपको क्या बताई कि भाई आप ना बिल्कुल सिंपल लेवल पे अपने बिजनेस का मॉडल समझ लो। इस बिजनेस के मॉडल में मैं क्या खरीदता हूँ, कितने का खरीदता हूँ, किस पेमेंट टर्म पे खरीदता हूँ, क्या बेचता हूँ, कितने का बेचता हूँ और किस पेमेंट टर्म के ऊपर खरीदता हूँ। तो उसी से तो कैश फ्लो बचेगा ना। अब बिजनेस करते हुए हम भोले और अनजान कैसे बनते हैं? ओहो सेल नहीं हो रही है, चलो किसी तरीके से अभी सेल का ऑर्डर तो पकड़ो और सेल कर दो। मंथ एंड पे सेल्स एंड मार्केटिंग का प्रेशर आया तो मंथ एंड पे चलो भी माल तो बेचो, कम से कम सेल के नंबर्स तो आ जाए। सेल के नंबर्स आने से कुछ नहीं होगा क्योंकि पैसे ही नहीं आ रहे ना, पैसे ही नहीं आ रहे। अगर इनफ्लो होगा ही नहीं कैश फ्लो का तो ऐसी सेल का फायदा ही क्या है? कम से कम आपने सेल नहीं की हुई और आपको पता है कि कस्टमर गड़बड़ है, पिछली उसकी 8 लाख की पेमेंट आई नहीं है, अगली 2 लाख की और सप्लाई कर दी, पिछली 50 करोड़ की पेमेंट आई नहीं है, 5 करोड़ का और माल डिस्पैच कर दिया और बाद में वो एनसीएलटी में चला गया। और आपको पता भी था, अंदाजा भी लग रहा था, लेकिन कोई नहीं, कोई ध्यान ही नहीं है सेल के ऊपर, कोई क्रेडिट लिमिट ही नहीं है। देर दनादन सेल डिस्पैच होती चली जा रही है। तो जब हमें ये बेसिक पता लग गई बात कि मेरी गुड्स एंड सर्विसेज की मैं सप्लाई वहां पर कर रहा हूं जहां पर मेरी पेमेंट साइकिल, टर्म्स, रिलेशनशिप, बिजनेस एक एस्टेब्लिश होके मैच्योर हो चुका है, ध्यान ही नहीं दे रहे। क्रेडिट कंट्रोल ही नहीं है कंपनी के अंदर। अब जब क्रेडिट कंट्रोल ही नहीं है, ध्यान ही नहीं दे रहे, फोन के ऊपर हम ऐसे बिजनेस ओनर अप्रूवल दे देते हैं, चल कोई बात नहीं, और वो भी कहता है कि भाई साहब मैं ना बोला तो था आपको 15 दिनों में पेमेंट कर दूंगा, लेकिन थोड़ी दिक्कत है, मैं आपको ना अभी पेमेंट 3 महीने में करूंगा। तो आप ना उससे एकदम क्लियर कट नॉर्मल टॉक करो कि भाई देखो जी, बिजनेस तो बिजनेस के हिसाब से चलेगा, देखो भाई साहब फिर फंड अरेंज करो, हमें भी आगे अपना साइकिल रन करना है। तो मैं फ्यूचर में फिर आपसे बिजनेस नहीं कर पाऊंगा, फ्यूचर में आपसे बिजनेस नहीं कर पाऊंगा। इतने गट्स हमें लेकर चलने पड़ेंगे, तभी बिजनेस ना रोटेट करता हुआ, रोटेशन के साथ में एक नेक्स्ट लेवल के ऊपर पहुंचेगा। लेकिन हम बोल ही नहीं रहे ऐसा, हम बोल ही नहीं रहे। न्यू बिजनेस डेवलप नहीं कर रहे। एग्जिस्टिंग बिजनेस जो कस्टमर हैं उनके साथ में कुछ भी कैसे भी फोन पे फॉलो करके, मतलब कुछ भी धक्कम पेल में जिंदगी निकलती चली जा रही है। एक दिन बीतता है, एक हफ्ता बीतता है, एक महीना बीतता है, एक साल बीतता है। अब देखो 10 साल हो गए बिजनेस करते करते, 20 साल हो गए बिजनेस करते करते, कईयों को 30 साल हो गए बिजनेस करते करते। वो कहते समझ ही नहीं आ रही, ये साइकिल बड़ा ही नहीं हो रहा और कैश फ्लो जनरेट ही नहीं हो रहा। मनी का साइकिल मेरे पास रुकता ही नहीं, कैसे रुकेगा? क्योंकि वर्किंग कैपिटल का ही साइकिल नेगेटिव में है, कैश का ही साइकिल नेगेटिव में है, पेमेंट टर्म्स बिजनेस की इस तरीके की है। तो सेकंड पॉइंट मैंने कितना जरूरी आपको बोल दिया आज। देखो कैश फ्लो ना एक स्किल है। तो एक बार तसल्ली से बैठ के ना आप अपने बिजनेस को ना विजुअलाइज कर लो। विजुअलाइज भाई, आप एक एक्सेल की शीट लेके बैठ जाओ, या अपने अकाउंटेंट को साथ बिठा लो, नहीं तो किसी ऐसे बंदे को बिठा लो जिसको एक्सेल आता है साथ में। तो जैसे हॉलीवुड बॉलीवुड की मूवी बनती है,
वो पहले से एंटीसिपेट करते हैं। ठीक है, मैं ना कपड़ों का बिजनेस शुरू करूंगा या करूंगी, कपड़े जो है मैं पहले महीने में इतने सेल कर देंगे, दूसरे में इतने, तीसरे में इतने, पूरे साल में इतने सेल हो जाएंगे, और इस महीने में इस डिजाइन का इस लोकेशन पे इस सेक्टर के ऊपर इस कैटेगरी की चीजों को मैं सेल करने वाली हूं। तो वो फिगर्स को लिख दो, लिख दो कहां पर, अपनी एक्सेल की शीट में लिख दो, मंथ वाइज, सेगमेंट वाइज, लोकेशन वाइज लिख दो एक बार। लिखने के बाद ये मुझे कितने का आता है उसकी कॉस्ट को माइनस करो, इसकी पेमेंट कब कब आती चली जाएगी, एक फार्मूला लगा दो कि फार्मूला लगा दो, तो कलेक्शन आपकी मंथ वाइज आती जाएगी। खर्चे कहाँ पे करोगे, तो फ्यूचर ना आपने देखा कि एक साल का आपका बजट क्रिएट हो गया। तो थर्ड पॉइंट में क्या बोलने वाला हूं, बजटरी कंट्रोल। तो आपका क्या हो गया, बजट क्रिएट हो गया फ्यूचर का। आपने फ्यूचर को पहले से मैनिफेस्ट कर लिया, डिक्लेयर कर लिया, वर्कआउट कर लिया। और जब आप ये शीट बना रहे हो ना एक्सेल की, और आपको ना फ्यूचर में पहले ही पता लग गया, अच्छा अच्छा अच्छा, मैं होटल बिजनेस के अंदर हूं, और होटल बिजनेस के अंदर मैं इस साल ना ज्यादा से ज्यादा 10 नए कमरे ऐड कर सकता हूं, जिसके ऊपर 2 करोड़ रुपए का कैपिटल एक्सपेंडिचर आएगा। मैं तो सोच रहा था कि एक और नया होटल डाल दूं, मैं तो सोच रहा था, भाई दिल है ना, उम्मीदें हैं, वो तो कितना भी बड़ा करने के लिए बोलता है। आप सोच रहे थे मैं डबल कैपेसिटी को कर दूंगा, मैं पूरा का पूरा होटल रिनोवेट कर दूंगा, उसके ऊपर लगेंगे 10 करोड़। उतना कैश फ्लो जनरेटेड नहीं है। प्रॉफिट अभी बिजनेस कमा रहा है 2 करोड़ रुपए साल का, आप उसमें से 1 करोड़ रुपए कैपिटल इन्वेस्टमेंट में कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 10 करोड़ कैसे कर दोगे, अगर एग्जिस्टिंग छोटे से बिजनेस को जो ऑर्गेनिकली ग्रो कर रहा है, उसकी ऑर्गेनिक ग्रोथ को देखते हुए उतना ही बराबर का आपने क्वांटम जंप के हिसाब से एक और होटल खड़ा कर दिया, तो पता क्या होगा, तो क्या होगा, तो आप कैश फ्लो के ट्रैप के अंदर फंस जाओगे। इसको बोलते हैं ओवर अग्रेसिव डिसीजन लेना। तो वो आपने ले लिया, क्यों ले लिया, आपने देखा कि मेरे होटल में बहुत सारे लोग आ रहे हैं, काफी नाम भी हो रहा है, सोशल मीडिया में लोग तारीफ भी कर रहे हैं, उनको अच्छा भी लग रहा है, उनकी रेटिंग भी अच्छी आ रही है, चलो एक और होटल खोल लो। ऐसे थोड़ी, आप कैश फ्लो देखो ना उसका, कैश फ्लो देखो, इतना बड़ा एक्सपोजर हो जाएगा आपका, क्योंकि उसकी इंटरेस्ट जाएगा, ईएमआई जाएगी, लोन जाएगी। अगर आप पार्टनर को लोगे तो उनकी भी तो एक्सपेक्टेशन है, वो 30 से 35% डिमांड करेंगे। या तो कोई ऐसा पूल बने कि ठीक है प्रॉफिट होगा तो बांटेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। तो पॉइंट क्या दे रहा हूं कि एक्सेल की शीट के ऊपर बजटरी कंट्रोल के द्वारा अब आपने किसी भी प्रोजेक्ट के फ्यूचर को क्रिएट करना ही करना है, फ्यूचर को क्रिएट करना है। और वहां से ना आपको पहले से नजर आना शुरू हो जाएगा बहुत सारे सवालों के जवाब, कि खर्चा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं तो कितना कर सकते हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ, जिन जिन लोगों ने ना ये कैश फ्लो का, फ्यूचर का बजट बनाने की एक्टिविटी की है ना, वो एकदम मोक्ष की अवस्था को प्राप्त हो गए हैं, वो धन्य धन्य हो गए हैं। पता क्यों, क्योंकि उनको ना एक छोटी छोटी माइन्यूट डिटेल के अंदर जाकर ना एजम्पशन लेनी पड़ती है। जब मैं उनसे पूछता हूँ कि कितनी फिक्स कॉस्ट होगी, कहते हैं जी मोटा मोटा खर्चा जी हमारा जी महीने का 12 लाख रुपए का है। मैंने कहा 12 लाख की डिटेल बताओ, कहते हैं जी इतने की सैलरी, इतने का रेंट, इतने का इंटरेस्ट लोन। मैंने कहा बाकी, कहते हैं इतने की कंप्यूटर मेंटेनेंस। मैंने कितनी, प्रिंटिंग स्टेशनरी कितनी, ऑफिस मेंटेनेंस कितनी, किस बेसिस के ऊपर, कहाँ करोगे, क्यों करोगे। उनको पता लगता है कि हम तो ऐसे फालतू फालतू के खर्चे किए चले जा रहे हैं जिसकी जरूरत ही नहीं है। कोई एक्सपेंडिचर पहले शुरू किया था जो आज की डेट में उसकी जरूरत ही नहीं है, जरूरत है ही नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, उसकी जरूरत ही नहीं है, लेकिन वो खर्चे होते चले जा रहे हैं। उसके बाद जब, अच्छा कितने अकाउंटेंट होने चाहिए, उनकी क्या सैलरी होगी, कितने मेरे सेल्स एंड मार्केटिंग के पर्सन होने चाहिए, मुझे खुद अपने लिए कितनी सैलरी का प्रोविजन डालना चाहिए, अपना तो काउंट ही नहीं करते कहीं पर। कैपिटल इनफ्लो अपनी फादर की, मदर की, अपने घर की, फैमिली की, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की डाल रखी है, उसके ऊपर इंटरेस्ट को तो कैलकुलेट ही नहीं करते। जब आप फ्यूचर के बजट को कैलकुलेट करना शुरू करते हो ना, तो मैं सही बता रहा हूँ, आपको ना पूरी की पूरी क्लैरिटी आनी शुरू हो जाती है कि जगमोहन यार, ये तो कैश फ्लो तो पूरा का पूरा एक स्किल है, ये तो एक स्किल है, मुझे इसको मास्टर करना चाहिए, मुझे मास्टर करना चाहिए। क्योंकि क्योंकि जब आपके पास इनफ्लो आता है ना और आउटफ्लो जाता है, इसको, खेल को मैनेज करना एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम ना, ये करते करते आपकी प्रैक्टिस हो जाती है। एग्जांपल देता हूं, अच्छे बुरे वक्त हर कंपनी में आते हैं। एक कंपनी है जिसके बिजनेस ओनर के अंदर और अकाउंट्स वाले के अंदर हिम्मत बहुत है, हिम्मत बहुत है, चेहरे पे मुस्कुराहट है, घबराते कुछ नहीं। एक बार क्या हुआ कि बिजनेस का स्लोप नीचे की तरफ आया। क्यों नीचे आया, उनके 12 टोटल क्लाइंट थे,
12 क्लाइंट में से 2 क्लाइंट ऐसे थे जो कि उनका 80% बिजनेस कॉन्स्टिट्यूट करते थे, 80% बिजनेस कॉन्स्टिट्यूट करते थे, और बाकी 10 क्लाइंट 20%। कुछ ऐसा हुआ कि एक बड़े कस्टमर के साथ में प्रॉब्लम हो गई, उसने माल लेना ही बंद कर दिया। अब क्योंकि एक बड़ा कस्टमर नहीं ले रहा, दूसरा उसका दोस्त ही था, जानकार था, उसने इसलिए बंद किया, जरूर कोई कारण होगा। उसने इन्वेस्टिगेट किया, उसको कारण पता लगा कि क्वालिटी के इशू आने की संभावना है, बंद कर दिया। सोचो 80% के 2 बड़े क्लाइंट निकल जाए तो बिजनेस का क्या हाल होगा। सेल के हिसाब से एंटीसिपेशन के अंदर पहले से ही परचेज कर रखी है, या परचेज कमिट की हुई है, या इंपोर्ट कर रखी है, उसकी सप्लायर की पेमेंट तो करनी है। अब सप्लायर को पेमेंट्स करनी है, छोटे 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 कई सप्लायर इकट्ठे होने शुरू हो गए, पेमेंट करनी है बहुत सारी, आगे से पैसा आने की चक्कर ही खत्म हो गया। अब कैसे मैनेज करें। मेरे से बात हुई, कहते जुगमन अब बताओ, अब कौन से कैश फ्लो के रूल लगेंगे। हमने तो इतनी अच्छी पेमेंट टर्म सेट कर रखी, सिर्फ 2 पार्टियां निकल गई, 80% सेल ही निकल गई, अब इस वक्त से हम कैसे बाहर निकलेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, अपने पुराने अनसेस्टर से सीखो, राशनिंग टेक्निक हमें लगानी पड़ेगी, राशनिंग टेक्निक हमें लगानी पड़ेगी। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने क्या किया कि जितने भी सप्लायर को पेमेंट करनी थी ना, उनके ऊपर एक लाइन खींच दी, लाइन, यानी कि जैसे आज जो तारीख है, इस तारीख से पहले 21 मई को एक लाइन खींच दी, 21 मई से पहले पहले जितने भी सप्लायर को पेमेंट करनी है, लाइन खींच दी। अब पेमेंट करनी है 10 करोड़ रुपए की, बैंकों में अवेलेबल है सिर्फ 1.5 करोड़ रुपए। अब 1.5 करोड़ से 10 करोड़ की पेमेंट कैसी होगी कैसी होगी, कोई साइंस है क्या इसके अंदर। है, अब ये स्किल है, कैश फ्लो इज स्किल। जितने भी लोगों को पेमेंट करनी है, सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 उनका सीरियल नंबर लिख लिया, उन कस्टमर्स का नाम लिख लिया, और उसके अंदर जिसका सबसे पुराना बिल है ना, यानी कि एक ही पार्टी के 10 बिल हो सकते हैं, मान लो एक ही पार्टी के 10 बिल हो सकते हैं, तो जो सबसे पुराना बिल है उसको सबसे पहले लिखा। फिर बिल बिल के हिसाब से, पार्टी के हिसाब से नहीं, बिल के हिसाब से डिसेंडिंग के अंदर आ गया। तो अब मेरे पास 2 तरह के टोटल हो गए कि बिल वाइज टोटल आ गया। अब मुझे ना सबसे पुराने बिल की पेमेंट पहले करनी है, तो मैंने ना पार्टी वाइज बात करनी शुरू कर दी कि देखो भाई साहब, आपकी पेमेंट तो हमने 3 लाख रुपए की करनी है, और हम रिलीज कर रहे हैं, और इसके अंदर ना कुछ कंपनी की इंटरनल प्लानिंग चल रही है, कुछ हमारी इंटरनल रिसर्च एंड डेवलपमेंट और वर्किंग चल रही है, जिसकी वजह से ना कुछ हम मनी की मैनेजमेंट के ऊपर वर्कआउट कर रहे हैं, तो आपको ना अभी हम इतना पैसा रिलीज कर पाएंगे। वो पार्टी चिल्लाएगी ऐसे कैसे, ये क्यों, वो क्यों, लेकिन आप बोलेंगे कोई नहीं सर, आपका वो पिछले वाला बिल जो है ना वो रिलीज कर रहे हैं, या तो वो फुल बिल रिलीज कर देंगे सबसे पुराने वाला, या उसको पार्टली रिलीज कर देंगे क्योंकि पैसे इतने कम अवेलेबल हैं। तो हमने सबसे पुराने एक पर्टिकुलर डेट से पहले बिल वाइज उसको क्लियर करना शुरू किया और पार्टी से बात कर ली। अब हर पार्टी के आगे ना एक कॉलम बनाया स्ट्रेटेजी, कि उस पार्टी से बात हुई क्या है, उस पार्टी से क्या बात हुई है। देखो सभी एक ही तरह के नहीं होते लोग, कुछ लोग आपको सपोर्ट करेंगे, कुछ सपोर्ट नहीं करेंगे, तो हमें क्या करना होगा, पार्टी वाइज बिल वाइज आउटस्टैंडिंग डिटेल बना के और हर एक पार्टी के आगे एक स्ट्रेटेजी लिखनी होगी कि उससे क्या बातचीत चल रही है। कुछ लोगों को आप खुल के बता दोगे कि पैसे नहीं है, जिनके साथ दोस्तों वालों से बता सकते हो, जिनको नहीं बता सकते उनको बोलोगे कैपिटल एक्सपेंशन चल रही है कंपनी की, कुछ ग्रोथ कर रहे हैं, कुछ फॉरेन कोलैबोरेशन चल रहा है, उसके लिए एक बड़ी डील चल रही है, मैनेजमेंट उसके ऊपर काम कर रही है, वट जो आपने कहना है। मार्केट के अंदर ये मैसेज मत दिया करो, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, मर गए मर गए मर गए ये मैसेज देने की जरूरत नहीं है। उनको बोला भाई फंड की प्लानिंग चल रही है। तो पहले आपने फीफो बेसिस के ऊपर किया। अब उन्होंने क्या किया, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इनके साथ ना बिजनेस बंद नहीं किया, अब साथ के साथ न्यू बिजनेस डेवलपमेंट करने के बारे में शुरू कर दिया है। अब जो नई पेमेंट आएगी, साथ के साथ में न्यू वेंडर डेवलपमेंट भी हो गया। अब किसी एग्जिस्टिंग वेंडर से बाय कर रहे हैं तो क्या करते हैं, उसको फ्रेश पेमेंट तो साथ के साथ कर देते हैं और पिछली पेमेंट का कुछ हिस्सा रिलीज कर देते हैं, फिर पेमेंट करते हैं, पिछले कुछ रिलीज करते हैं, लगातार कम्युनिकेशन के अंदर रहते हैं, हर एक पार्टी के साथ में स्पेसिफिक डिस्कशन में करते हैं। और फिर जैसे जैसे पैसा आता चला जा रहा है ना, तो इन्होंने 3 से लेके 9 महीनों तक का समय निकाल दिया, 3 से लेके 9 महीनों का समय निकाल दिया इन पार्टी के साथ में। सबसे बड़ी अच्छी चीज इन्होंने ये की कि उनके साथ कम्युनिकेशन में रहे, हर क्लाइंट के साथ में इंडिविजुअल क्लाइंट के हिसाब से जो कम्युनिकेशन हो रही थी। एक बार छोटा सा
अमाउंट इंट्रोड्यूस करके इसे बोलते हैं बर्फ पिघलाना। कि आप समुद्र में खड़े हो, एक बर्फ के टुकड़े पे खड़े हो, अंटार्कटिका की बात कर रहा हूँ, तो आप जैसे ही उस बर्फ के टुकड़े पे खड़े होते हो और थोड़ी देर बाद वो पिघलना शुरू होता है, छलांग मारी दूसरे पे, वो पिघलना शुरू हुआ, छलांग मारी तीसरे पे, पिघलना शुरू हुआ, छलांग मारी चौथे पे। इसका मतलब है कि जो 3 से 9 महीने का पीरियड भी इनको निकालना था ना, तो इन्होंने क्या किया कि मान लीजिए फ्रेश पेमेंट आई, जो लेटेस्ट वालों को थोड़ा सा प्लस माइनस होल्ड करवा के तो इसको पे किया। तो एक अलग से क्रेडिट कंट्रोल के हिसाब से, राशनिंग के हिसाब से पर्सन लगा दिया, और उधर से न्यू बिजनेस डेवलपमेंट की टीम रुक नहीं रही। क्योंकि इस पूरे खेल के अंदर जो एग्जिट प्लान है ना भाई, किसी दिन तो पूरा करना पड़ेगा ना भाई। 1.5 करोड़ से 10 करोड़ की पेमेंट थोड़ी हो जाएगी। ये हो सकता है कि 1.5 करोड़ से 10 करोड़ को आप टाइम के साथ में मैनेज कर सकते हो। तो 3 से लेके 9 महीनों के टाइम के साथ में एग्जिट प्लान पे ध्यान देते हुए, ग्रोथ की तरफ ध्यान देते हुए, अब उन्होंने पहले 10 क्लाइंट थे, अब 20 क्लाइंट खड़े कर लिए हैं, 20 क्लाइंट खड़े कर लिए। और जब भी इस दिन को याद करते हैं ना कि कैसे हमने 1.5 करोड़ से 10 करोड़ की पेमेंट की थी 9 महीनों के अंदर, और हर किसी के साथ में पोलाइट बिहेवियर रखा था, तो इनको सबसे बड़ी लर्निंग ये हुई इस पूरे प्रोसेस के अंदर कि जगमोहन, हमें समझ आ गया कि ये जो सेल है ना, और जो इन्वेंट्री है, और जो परचेज है, ये तीनों ना जुड़े हुए हैं आपस के अंदर। सेल, इन्वेंटरी, परचेज। तो पिछली बार हमने गलती क्या कर दी थी, सेल एकदम से बंद हो गई लेकिन परचेज पे कोई रोक ही नहीं थी, कोई कोरिलेशन ही नहीं थी कि परचेज वाले बस आंखें बंद करके परचेज किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, बजट के हिसाब से किए जा रहे हैं। कोई रियल टाइम तो मॉनिटरिंग कर ही नहीं रहा उस चीज की। रियल टाइम मॉनिटरिंग क्यों नहीं थी? क्योंकि इन्वेंट्री मेंटेन नहीं होती थी। इन्वेंट्री मेंटेन क्या होती थी? टैली में, बिजी में, सैप में, बस ऐसी वैल्यू डाल दी। डेली कोई आईएमएस मेंटेन ही नहीं होता था। उन्होंने कहा कि ना जी ना, अब तो हमने ना सारा का सारा फोकस जो है अपनी आईएमएस और इन्वेंट्री के ऊपर कर दिया है। भाई परचेज की कमिटमेंट तब करेंगे जब सेल प्लस रियलाइजेशन। तो उन्होंने फ्रेश परचेज को सेल की रियलाइजेशन से जोड़ दिया, यानी कि सेल का पैसा आ गया, रियलाइजेशन हो गई। अब मेरी परचेज ट्रिगर करती है, मेरी परचेज ट्रिगर करती है, क्योंकि जितने का गैप है, जितने की इन्वेंट्री डालनी है, उतने की वर्किंग कैपिटल एक बार उन्होंने प्रॉफिट री इन्वेस्ट कर दिया। कहते कि इतना पैसा तो हमने वर्किंग कैपिटल में लगा दिया, यानी कि इतने तक मेरा बिजनेस सांस लेगा, 5 करोड़ रुपए तक। 5 करोड़ से ऊपर मैं 5.5 करोड़ भी होगा ना, मैंने परचेजिंग ही रोक देनी है। महंगा परचेज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम जो है कैश परचेज करने की जगह क्रेडिट परचेज कर लेंगे, चाहे हल्का सा रेट में फर्क आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। वो फिर भी प्रॉफिटेबल है एज कंपेयर टू कैश नेगेटिव करना। कि उधर से मार्केट में लॉकडाउन आया, कोई सिचुएशन खराब हुई, इन्वेंट्री के अंदर चला गया, सप्लायर का कहते हो भैया वो तो 9 महीने ना हमें भूलते नहीं है। तो उन्होंने इस खतरनाक एग्जाम्पल से समझ लिया कि मेरी सेल की, इन्वेंट्री की और परचेज की रियल टाइम मॉनिटरिंग होनी चाहिए आईएमएस के द्वारा, और मैं वर्किंग कैपिटल को रखते हुए नीड बेसिस पे परचेज करूंगा। ऐसे ही परचेज नहीं करता चला जाऊंगा, ऐसे इन्वेंट्री बिल्टअप नहीं करता चला जाऊंगा। कितनी बड़ी रियलाइजेशन है, सोचो कितनी बड़ी रियलाइजेशन है। ये रियलाइजेशन कैश फ्लो के अंदर अगर सभी बिजनेसेस को हो जाए तो बिजनेस हो जाएगा ना कैश रिच हमेशा के लिए। भाई आप इमरजेंसी क्रेडिट लाइन रखते हो, यानी कि आप कैश आउट होने नहीं देते, नहीं होने देते आप। अच्छा, आप बजटरी कंट्रोल भी मैनेज करते हो। आप जब इस तरीके से अपने बिजनेस को देख रहे हो तो मतलब ही नहीं है, तो मतलब है ही नहीं कि आपके बिजनेस के अंदर कभी कैश की प्रॉब्लम आए। आप अपने दिल पे और दिमाग के ऊपर कंट्रोल रखते हो कि ऑर्गेनिक ग्रोथ तो बिजनेस अपने आप कर जाएगा। यानी कि आपने एक आम का पेड़ लगाया, एक आम के पेड़ के ऊपर कई सारे आम उगे, कुछ आम नीचे गिरे, एक के 2 पेड़ हो गए, 4 पेड़ हो गए, ऐसे ऑर्गेनिकली ग्रोथ हो रही है। तो ऑर्गेनिक ग्रोथ की कैश फ्लो की स्ट्रेटेजी अलग है, और एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल बिजनेस को ग्रोथ करने की स्ट्रेटेजी वो नहीं है जो कि ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक की स्ट्रेटेजी अलग, एक्सपोनेंशियल की अलग। मतलब क्या हुआ, लोग ग्रो तो ऑर्गेनिकली कर रहे हैं, पेमेंट टर्म 90 डेज में आएंगी उनकी, और खरीदते हैं कैश डाउन पेमेंट के अंदर, इन्वेंट्री 2 महीने की मेंटेन करते हैं, फिर कहते हैं कोई बात नहीं 10x ग्रो कर लो। अरे 10x ग्रो आपका नहीं होगा, 10x ग्रो आपके बैंकों का होगा बैंकों का लोन बढ़ जाएगा आपका।
आपको अगर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करनी है तो फिर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ वाला बिजनेस मॉडल लगाना पड़ेगा ना, जो मैंने अभी आपको बताया। क्या लगाना पड़ेगा? बिजनेस मॉडल लगाना पड़ेगा कि मेरा आइडियल कस्टमर कौन सा है, उसकी कौन सी प्रॉब्लम को मैं सोल्व कर रहा हूँ, मेरे क्या रिसोर्सेस अवेलेबल हैं और मेरी पेमेंट टर्म्स क्या है। तो ये बिजनेस मॉडल को आपको लगाना पड़ेगा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए, ज्वाइंट वेंचर करना पड़ेगा। मान लीजिए आप डीलर डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क खड़ा कर रहे हो, तो डीलर डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क 2-2 लाख रुपए की पहले सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा कराएंगे आपके पास, और जितने का माल आपने सप्लाई करना है पहले उनका ड्राफ्ट चेक आरटीजीएस जमा होगी, उसके अगेंस्ट में गुड्स उनको सप्लाई हो जाएगी, तो आप एक्सपोनेंशियली ग्रो कर जाओगे। लेकिन वैसे कैसे करोगे आप एक्सपोनेंशियली ग्रो कि पूरे हिंदुस्तान में क्रेडिट पे एक बार तो माल बेच दोगे? रोटोमैक ने यही किया ना, क्रेडिट पे माल बेच दिया एक बार, बाद में कहा गई कंपनी खत्म हो गई, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स खड़ी हो गई। क्या बोल रहा हूं मैं आपको? मैं आपको ये बोल रहा हूं कि ऑर्गेनिक ग्रोथ बिजनेस करेगा, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आपका बिजनेस प्लान करवाएगा। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो है बिना फाइनेंशियल क्लोजर के, बिना फाइनेंशियल क्लोजर के हो ही नहीं सकती। फाइनेंशियल क्लोजर का क्या मतलब है? फाइनेंशियल क्लोजर का मतलब है कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए जितनी बड़ी आपने फैक्ट्री लगानी है या आउटलेट खोलनी है या अपने शोरूम को बड़ा करना है, अपनी दुकान को बड़ा करना है, कैपिटल एक्सपेंडिचर का पैसा कहाँ से आएगा पहले मुझे बताओ, कहाँ से आएगा पैसा? उसके बाद डे टू डे को मैनेज करने के लिए पैसा कहाँ से आएगा, यानी कि 3 से 6 महीने का जो इमरजेंसी क्रेडिट रिजर्व है उतने का पैसा कहाँ से आएगा? अगर आपने उसकी प्लानिंग ही नहीं की हुई और बस अपनी गट फीलिंग के ऊपर कोई नहीं देखी जाएगी कर दिया, तो क्या होगा? गड़बड़ होगी। जो आप देखते हो ना कि लाला जी ने 5,000 रुपए से बिजनेस शुरू किया था चांदनी चौक में, आज देखो उनके पास कोठियां हैं, बंगले हैं, गाड़ियां हैं, ऑल ओवर इंडिया के अंदर बिजनेस है। सर उन्होंने ना ऑर्गेनिकली ग्रोथ किया, और एक कंसेप्ट होता है कंपाउंड इफेक्ट। तो उन्होंने कंपाउंड इफेक्ट के द्वारा, उनके धंधे में मार्जिन बहुत बड़े थे, 50 रुपए की चीज खरीदते थे ना, 200 रुपए की बेचते थे। हाँ हाँ, पूछ लेना दादाजी से जिन्होंने एक्सपोनेंशियली ग्रोथ किया। पुराने जमाने में ऐसे ही होता था, किसी को पकड़ लेना, कोई कपड़े का बिजनेस करता है, मिर्च का बिजनेस करता है, मसाले का बिजनेस करता है, प्लास्टिक का बिजनेस करता है। पहले जमाने में ना सस्ता ही सब कुछ बहुत था और मार्जिन बहुत थे, और छोटे शुरू करते थे उस समय ना। सारा का सारा मार्जिन पता कहाँ था इंडिया के अंदर? इंडिया लेबर इंटेंसिव कंट्री थी, जहां पर खुद ही मेहनत करके, यानी कि खुद ही माल लाना, खुद ही उठाना, आपका फ्रेट इन फ्रेट आउट, लेबर एम्प्लॉय सब बच गए। घर के फैमिली मेंबर ही पैकिंग कर रहे हैं, घर के फैमिली मेंबर ही सब चीजों को मैनेज करके कर करा के डिस्पैच कराए। छोटा भाई ये करेगा, बड़ा भाई ये करेगा, पापा ये करेंगे, आंटी ये करेगी, अंकल ये करेगा, घर वाले मिल बना के ज्वाइंट बिजनेस के अंदर चला देते थे। रेस्टोरेंट के अंदर भी तो ऐसे ही होता था, जिन्होंने रेस्टोरेंट ग्रो कर लिया। उसके बाद जब बिजनेस एक्सपोनेंशियली ग्रो किया ना, वो बिजनेस मॉडल की वजह से किया, क्योंकि ब्रांड हो गया, गुडविल हो गई, मार्केट के अंदर वैल्यूएशन हो गई, नाम आ गया, लोग आपको पहले पैसा दे के आपकी क्वालिटी की वजह से माल उठाने लग गए। आपके दादाजी का माल उनके नाम से, उनकी क्वालिटी से लोग ना पैसे दे के माल उठा के लेके जाते थे, क्योंकि उनका प्लग इन हो गया। क्या प्लग इन हो गया? उनका प्लग इन हो गया कैश रिच बिजनेस मॉडल। यानी कि जब उन्होंने शुरुआत की थी ना, शुरुआत के शुरू शुरू के टाइम में उन्होंने कॉस्ट को मिनिमाइज रखा था, खुद ही लगे हुए थे, कॉस्ट को मिनिमाइज रखा था, और पैसा बिजनेस के अंदर री इन्वेस्ट होता था, और बिजनेस हमेशा कैश रिच रहता था। तिजोरी सिस्टम चल रहा था। तिजोरी सिस्टम के हिसाब से जो भी पैसे आए, जितने आगे सप्लायर को पेमेंट करनी है उसका खाना अलग, और प्रॉफिट का खाना लक्ष्मी माता जी की बैक साइड के ऊपर वहां पर अलग से रख दिया प्रॉफिट को। और प्रॉफिट को जब री इन्वेस्ट करना है तो लक्ष्मी माता का आशीर्वाद लिया, चल भाई पैसे निकाले बाहर, तो डाल दिए अंदर बिजनेस के अंदर। तो वहां पर आइडेंटिफाइड प्रॉफिट है, जिसको कि फिजिकली तिजोरी के अंदर अलग से रखा जाता है। आप ना जरूर रिलेट कर रहे होंगे मेरी बातों से। मैं क्या बोलना चाहता हूँ? मैं बोलना चाहता हूँ कि जो कैश फ्लो है ना, अब कैश फ्लो है वो स्किल है, वो एक स्किल है जो कि आप ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम मास्टर करोगे। लेकिन आप तो अकाउंट एंड फाइनेंस में ध्यान ही नहीं देते। आप कहते मेरा काम ही नहीं है, मेरा काम है सेल देखना, मेरा काम है प्रोडक्शन देखना, मेरा काम है मार्केटिंग देखना। आप क्यों नहीं देते ध्यान? क्यों नहीं देते ध्यान? बजट के टाइम पर क्यों नहीं पार्टिसिपेट करते? सेल्स की प्रोजेक्शंस के बारे में क्यों नहीं बात करते? अगर किसी ने फाइनेंस के नंबर्स आपके सामने प्रेजेंट किए हैं, अगले 5 सालों में इतनी इतनी परसेंट ग्रोथ करेंगे, इतनी आरओआई आएगी, तो आप लॉजिकल क्रॉस क्वेश्चनिंग क्यों नहीं करते? बोर्ड मीटिंग में बैठ के समझते क्यों नहीं उनसे कि कैसे होगा?
पैसे कैसे आएंगे, कहाँ जाएंगे, किधर लगेंगे, अब कैसे मैनेज किया, डिस्कस क्यों नहीं करते मनी मैटर को, करते ही नहीं है। ये तो पापा देखते हैं, ये बड़े भाई साहब देखते हैं, ये तो चाचा जी देखते हैं, ताया जी देखते हैं, मेरा काम नहीं है देखने का। अरे भैया, एक एक पर्सन को ना, एक एक पर्सन को जो कि कनेक्टेड है बोर्ड मीटिंग के अंदर इनफ्लो आउटफ्लो के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए। नहीं तो सबसे ज्यादा काम ही नॉन फाइनेंस के लोग खराब करते हैं। कैसे भी, मार्केट बड़ी अच्छी आ रही है, हमें अमेरिका में एक ऑफिस खोलना चाहिए, खोलो जी अमेरिका में ऑफिस, वेयर हाउस भी अपना ही होना चाहिए, बनाओ जी अपना वेयर हाउस। तो अमेरिका में कंपनी खोल दी, उसका खर्चा, वहां पर वेयर हाउस बना दिया, उसका खर्चा, अब उसके 3 महीने की सिक्योरिटी, वहां की मेंटेनेंस, उसका ये काम वो काम, उसके बाद प्लान चेंज हो गया, प्लान चेंज हुआ, माल डिस्पैच ही नहीं हुआ, माल डिस्पैच करा भी दिया, अपने हाउस में भी रखवा दिया तो पड़ा रह गया। अब इस पूरी घटनाक्रम का जो आपने आउट ऑफ द फैंटेसी, ये वाली आपने अपने पापा से, बोर्ड मेंबर से बात करवा ली थी, उस समय किसी ने मनी की बात तो की नहीं। 2 3 4 करोड़ रुपए की मनी बाहर हो गई सिस्टम से, तो बिजनेस के अंदर हो गया कैश, सैलरी होगी डिले, उसके बाद चल स्लोप नीचे की तरफ। भाई जिसने पहली बार डिमांड की थी कि बिजनेस में ऐसे 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 हम कर सकते हैं, साथ में उसका फर्ज ये नहीं बनता कि साथ में फाइनेंशियल क्लोजर बताएं और व्हाट इफ एनालिसिस करें। व्हाट इफ एनालिसिस क्या होते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट और लास्ट पॉइंट है, नोट कर लो। व्हाट इफ एनालिसिस करें, व्हाट इफ मेरी 100% सेल ना हो पाई, 80% हो पाई, तो क्या मेरा फाइनेंशियल क्लोजर हो जाएगा? व्हाट इफ अगर मेरी 50% सेल हुई, तो व्हाट इफ अगर मैंने एक्सपेंशन कर लिया लेकिन उसके कोरस्पॉन्डिंगली मार्जिन नहीं मिले मुझे, तो व्हाट इफ, इसका मतलब है जो एक्सेल का बजटरी कंट्रोल बना रखा है आपने, उसके अंदर व्हाट इफ एनालिसिस क्यों नहीं करते? जब व्हाट इफ एनालिसिस करोगे तो आपको पता लगेगा कि अगर आपका 50% भी चल गया ना बिजनेस इस प्लान के हिसाब से, तो भी बल्ले बल्ले है, तो भी कैश रिच है। आप कह रहे हो कि जगमोहन व्हाट इफ एनालिसिस की बात कर रहे हो? हम तो बजट नहीं बनाते। हम तो हम तो इधर गट फीलिंग और छठी छठी इंद्री के बेसिस हम देखते हैं। ओ देखी जाएगी पाजी, कोई गल नहीं, कर दे यार, ओ बाबा जी बैठे ने, ओ हो जाएगा सारा कुछ। देखो ऐसा है, बाबा जी तो बैठे ही नहीं और हो भी सब कुछ जाता है, लेकिन आप देखो स्केल क्या होता है उसका, स्केल स्केल स्केल, यानी कि 1 करोड़ से लेके 50 करोड़ का बिजनेस तो कोई गल नहीं, दिख ही जाएगा से हो जाता है। लेकिन जब ये स्केल 500 करोड़ का, 5000 करोड़ का होता है ना, ये कोई नहीं देखता, कोई नहीं देखता, एक एक डिसीजन बहुत भारी पड़ती है। ये जो कंपनी एनसीएलटी में बैठी हुई है, ये इसीलिए बैठी हुई है, देखी जाएगी। अब देख रहे हैं एनसीएलटी वाले, एनसीएलटी यानी कि ये बैंकरप्ट हो जाती है ना कंपनी, तब वो बैठे हुए देख रहे हैं, वो देखी जाएगी, देख रहे हैं, वो देखी जाएगी और देख ही रहे हैं। मैं डरा नहीं रहा, मैं बता रहा हूं, कोई कैश फ्लो की डिसीजन, मतलब मेरा ना अंदर से रोम रोम जो है वो कांप उठता है जब मुझे ये पता लगता है कि कोई कैश फ्लो की डिसीजन वो देखी जाएगी के बेसिस के ऊपर ले लेता है। क्या देखी जाएगी? अभी देख लो ना, अभी देख लो, बजट के अंदर कितना आउटफ्लो जाएगा, कहां कहां से कितना आउटफ्लो आने की संभावना है, वो लिख लो। कौन से महीने में कितने टाइम के बाद कब आएगा, इसके बीच का जो गैप है उसका फाइनेंशियल क्लोजर कर लो। कोई प्रॉपर्टी गोवा की पड़ी है वो बेच के डाल दो, या कोई टर्म लोन लोगे जो कि आने वाले इनफ्लो से मैच होगा, जिसके अगेंस्ट में आपकी कोई इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी को कोलैटरल रख दिया, वो देख लो। या आपने कोई पूल बनाया है पैसे का, उसके अंदर से पैसे डलेंगे। या आपके बिजनेस प्लान के अंदर कस्टमर ही आपका पैसे इन्वेस्ट कर रहा है, तो फिर कस्टमर देखी जाएगी। तो इसलिए मुझे आपको ना ये बताना है कि कैश फ्लो जो है ना, कैश फ्लो वो एक स्किल है, वो एक स्किल है, इसको आपने मास्टर करना है। अब आपने क्या करना है, मेरी सारी बातें सुनने के बाद ना कुछ आपके मन में कोई सवाल आ गए होंगे, कोई क्वेश्चन आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, उन क्वेश्चंस को नोट कर लो। अभी जो लाइव है वो मेरे से अभी पूछ लो, बात कर लो, अपना एक्सपीरियंस बता दो चैट बॉक्स के अंदर। और जो लाइव नहीं है, जो बाद में रिकॉर्डिंग देखेंगे, उन्होंने क्या करना है, उन्होंने क्या करना है, उन्होंने व्हाट्सएप कर देना है उपासना को कि मेरे से 1 to 1 करनी है, तो कर लो 1 to 1।
1-to-1 करके अपना क्वेश्चन आंसर करवा लो मेरे से, समझ लो, बता लो, कोई डिस्कस करना है फोन पे बात कर लो, फोन कॉल कर लो, जैसे भी आपको ठीक लगता है। कोई बड़ा ही पर्सनलाइज आपका पॉइंट है। देखो मेरी तो कमिटमेंट है, मेरी कमिटमेंट है कि मुझे ना पूरे इंडिया तो क्या पूरे वर्ल्ड के अंदर ना ये अवेयरनेस ना पहुंचा देनी है, मोमबत्ती से मोमबत्ती जगाते जगाते पहुंचा देनी है कि कैश फ्लो ना एक स्किल है, कैश फ्लो की मास्टरी करनी है आपको बिजनेस के अंदर। आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल और कैश रिच होना चाहिए। आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल और कैश रिच है तो आप खुश हो, आपकी परिवार खुश है, आपके एम्प्लॉय खुश है, आपके सप्लायर खुश है, आपके कस्टमर खुश है, गवर्नमेंट खुश है क्योंकि उनको टैक्सेस मिल रहे हैं, सोसाइटी खुश है क्योंकि चैरिटी डोनेशन कर रहे हो, बैंकर खुश है क्योंकि उनकी आप टाइमली इंटरेस्ट, लेंडर खुश है क्योंकि आप उनको आरओआई दे पा रहे हो। तो इसलिए आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल और कैश रिच है। तो यानी कि इकोनॉमी है, इकोनॉमी है तो पूरी की पूरी ह्यूमैनिटी है, पूरी की पूरी मैनकाइंड है। तो पॉइंट यहाँ पर ये है कि प्रॉफिटेबल और कैश रिच बिजनेस रन करना है, 1-to-1 करना है, मेरे से कर लो। कोई पूछना है, सवाल करना है, मेरी टीम आपको आंसर कर देगी। लेकिन ना कैश फ्लो जो है वो, मेरी बात आप समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइफ लाइन है बिजनेस की। इसलिए उसको मास्टर करते रहो अपनी लाइफ के अंदर, मास्टर 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 करते रहो। भाई मैंने आपको बता ही रखा है ना, JSAonline.in, JSAonline.in पे जाके भी आप देख सकते हो उसको, अब जो मेरे साथ लाइव है। तो मुझे बताओ कि आज की डिस्कशन से क्या आपके माइंड में कोई नया पर्सपेक्टिव क्रिएट हुआ? अगर पर्सपेक्टिव क्रिएट हुआ तो टाइप करो यस इन द चैट बॉक्स। कुछ नया देखने का मौका मिला, कुछ आइडेंटिफाई करने का मौका मिला कि हाँ मैं अब अपने बिजनेस को ना थोड़ा इस तरह से देख के ना अपग्रेड करता हूँ, तो टाइप करो चैट बॉक्स में यस। ओके, थैंक यू, थैंक यू राजकुमार सब्रवाल जी, थैंक यू अंकुर कपिलेश जी। और यस, आपको ये ओपन अप हुआ। क्या क्या ओपन अप हो रहा है? अरविंद गाला जी कह रहे हैं थैंक यू जिमोहन जी फॉर क्रिएटिंग अवेयरनेस थ्रू वीकली कैश फ्लो मास्टरी क्लास, एवरी टाइम न्यू इनसाइट इज ओपन, गॉट इट, थैंक यू अरविंद जी फॉर योर एप्रिसिएशन एंड पार्टिसिपेटिंग। अंकुर कपिलेशी कह रहे हैं वेरी गुड सेशन, थैंक यू। उमेश नरुला जी यस, गॉट इट, थैंक यू। अच्छा, सुनील जैन जी कह रहे हैं बिल्कुल ओल्डेस्ट ड्यू जो है उसको सबसे पहले क्लियर करने चाहिए, एब्सोल्युटली यस, वेरी गुड सेशन, थैंक यू सुशील धवन जी फॉर योर इंकरेजमेंट। डॉक्टर संजय नरवाल जी फैंटास्टिक सेशन, थैंक यू संजय जी फॉर योर रेगुलर एंड कंटिन्यूस लव एंड पार्टिसिपेशन, थैंक यू। तो अब आप पे से अगर कोई 2-3 मिनट 1 मिनट मेरे से 1-to-1 अभी बात करना चाहता है आज के सेशन को लेके, तो आप अपना फिंगर हैंड रेज कर सकते हो। समथिंग इज कमिंग इन योर माइंड, अब ना चलो बात कर लेते हैं जगमोहन से। ओके, तो राजकुमार सब्रवाल जी ने अपना हैंड रेज किया है तो मैंने आपको ऐड कर लिया है। गुड मॉर्निंग आर के सब्रवाल जी। मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है सर? बिल्कुल एकदम क्लियर आ रही है आवाज और सभी आपको सुन पा रहे हैं। तो राजकुमार जी ओवरऑल कैसा रहा अभी आपके हाँ लिए? सर, बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव रहा, क्योंकि हम अभी जो चल रहे हैं अपने कंपनी के अंदर फंडिंग करवाने के लिए, फंड मैनेजमेंट के लिए, तो बिजनेस तो हमारा बढ़ता जा रहा है, बिजनेस सेल्स वाले लेके आ रहे हैं, लेकिन जो पीछे से इनफ्लो है वो मैं देख रहा हूँ कि जो 15 डेज का था वो 20 डेज का हो गया, क्योंकि बिजनेस की ग्रोथ ज्यादा हो रही है। तो वहां पे जो अब फॉर्मूले जो आपने समझाए हैं वो लगाने पड़ेंगे, अदरवाइज बिजनेस बढ़ जाएगा लेकिन जो इनफ्लो है वो कंपनी में खत्म हो जाएगा। हमको बार बार ओडी अकाउंट में जाना पड़ेगा, बैंकर से बात करनी पड़ेगी, which is I think not advisable. Yes, So this is the take from today's got it. Thank you so session, sir. much. थैंक यू जी, थैंक यू। कितनी बड़ी बात आपने बता दी है कि कई बार क्या होता है कि हम बिजनेस की ग्रोथ की सक्सेस की जर्नी के अंदर ना इन छोटी छोटी कैश फ्लो की चीजों की तरफ ना ध्यान देने की वजह से एक लूप पे फंस जाते हैं, एक लूप के अंदर। और राइटली आपने आइडेंटिफाई करके आज बताया है, और थैंक यू राजकुमार जी, गॉट इट। ओके, सो अभी 1-to-1 की बात करेंगे। उमेश नरुला जी प्लीज आस्क द क्वेश्चन। तो मैं आपको भी बात करना चाहेंगे? ठीक है उमेश नरुला जी, मैं आपको अलाउ टू टॉक करता हूँ, लेट मी सी। आपको हैंड रेज करना चाहिए ना? यस, अब आप मेरे साथ उमेश जी
Yes, good morning. जी मॉर्निंग सर, यू कैन हियर मी? Oh yes, yes, I can hear you. Everyone can hear you. Thank you. अच्छा, लाइक यू नो वी आर इन द एलिवेटर बिजनेस, तो Yes. हमारे दो वर्टिकल्स आते हैं। एक तो हम कैपिटल इक्विपमेंट बेचते हैं, Yes. एंड वी आल्सो हैव एन एएमसी बिजनेस, Right. आई मीन आफ्टरवर्ड्स। सो जो कैश फ्लो हम प्लान करेंगे, we'll plan the cash flow for both verticals separately. Yes, very true. Both the vertical separately, और उसमें एक डीप डाइव ये भी रहेगा, जो आपका एएमसी वाला बिजनेस है ना, इनफैक्ट वो आपका कैश जनरेटिंग बिजनेस है। तो आप इस तरीके से प्लान कर लेंगे कि मतलब प्लान करने का क्या मतलब है कि इनफ्लो, इसका इनफ्लो कब कब किस टर्म्स पे आता है और आपके एएमसी का किस टर्म्स के ऊपर आता है, और इस एएमसी वाले बिजनेस की यूटिलाइजेशन आपने कहां पर करनी है कि ये मैंने कैश रिजर्व क्रिएट करने के लिए करनी है और फिक्स्ड कॉस्ट को खत्म पूरा करने के लिए करनी है, उसको आप एलोकेट कर दोगे, जिससे क्या होगा कि कभी भी अनक्लैरिटी रहेगी नहीं आपके बिजनेस के अंदर, किसको, जो कि आपके फंड को मैनेज कर रहे हैं। तो प्लानिंग डेफिनेटली, दो प्रॉफिट सेंटर आपके बनेंगे, दो प्रॉफिट सेंटर, दोनों प्रॉफिट सेंटर के हिसाब से आपको प्लानिंग करनी है, और उसका नेट फ्लो क्या दे रहा है, कौन सा बिजनेस। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। Great, thank you Maishi for participating. Okay, right. So my dear friend, this is it for today, जिसके अंदर आज हमने डिस्कस किया कैश फ्लो इज ए स्किल, और आप 1 to 1 मेरे से करें ताकि हम इसको और आपके बिजनेस के अंदर पूरी तरीके से कैश रिच और प्रॉफिटेबल बनाएं। ओके, थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी फॉर पार्टिसिपेटिंग टुडे। हैव अ ग्रेट टाइम अहेड। नेक्स्ट सैटरडे फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में और डीप डाइव करेंगे इन द एरिया ऑफ कैश फ्लो। थैंक यू।